सीता शिवा की रिकॉर्डिंग सुनकर अत्यंत भावुक हो गई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर विष्णु का नाम चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ वानर सेना अवनी के फैसले से पूरी तरह स्तब्ध थी। वे सभी आनन फानन में विवान की भारत यात्रा की तैयारियों में जुट गए थे। विवान ने फोन पर कड़े लहजे में कहा, तुम सब तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलो। इसके बाद उसने बिना कोई और बात सुने कॉल काट दिया। अभी उसने फोन जेब में रखा ही था कि पुष्कर का दोबारा कॉल आ गया। विवान का पारा चढ़ गया। विवान ने बेहद चिढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी क्या समस्या है पुष्कर? मुझे जो कहना था मैं साफ साफ कह चुका हूँ। अब बार बार फोन क्यों कर रहे हो? पुष्कर ने मिन्नते वाले स्वर में कहा, सर हम तो आज सुबह ही यहाँ पहुंचे हैं। हमारी इच्छा थी कि कुछ दिन यहाँ रुककर थोड़ा घूम फिर लेते, फिर आराम से भारत लौटते। ये सुनकर विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कड़क आवाज में कहा, अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम लोग वहीं अच्छे से घूमते रहो और वहीं बस जाओ। भारत की तरफ रुक करने की कोई जरूरत नहीं है। लावण्या के लिए कोई अच्छा सा दूल्हा देखकर मैं खुद उसकी शादी करा दूंगा। तुम सब वहां के पब में जाकर लड़कियां ढूंढते रहो। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल काट दिया। पुष्कर ने असहाय होकर विघ्नेश की तरफ देखा। विघ्नेश ने कंधे उचका दिए। पुष्कर ने रुआसे स्वर में कहा, यार मैंने क्या गलत किया? मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही पूछा था। तुम खुद अपना मुंह खोलकर कुछ क्यों नहीं बोलते? विघ्नेश ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अब कोई और रास्ता नहीं है भाई। जब मुसीबत गले पड़ ही चुकी है तो झेलनी ही पड़ेगी। चलो अब निकलने की तैयारी करो। इसके बाद वे सभी भारी मन से एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। दूसरी तरफ विवेक बिना किसी दिशा के अपनी कार को तेज रफ्तार से दौड़ाए जा रहा था। उसका दिमाग सुन्न था और वो कोई भी फैसला ले पाने में पूरी तरह असमर्थ महसूस कर रहा था। उसके भीतर विचारों का एक बवंडर चल रहा था। इसी कश्मकश के बीच अचानक उसके फोन पर अवनी का कॉल आया। अवनी का नाम देखते ही विवेक ने पहले तो फोन ना उठाने का मन बनाया, फिर किसी अनहोनी की आशंका से उसने तुरंत कॉल अटेंड कर लिया। दूसरी तरफ से अवनी की चिंतित आवाज आई। अवनी ने हड़बड़ी में कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पहुँचो। मैं और आदेश कंपनी से सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, क्या आदेश अब ठीक है? उसने अचानक ऐसा व्यवहार क्यों किया था? इसके बारे में उसने कुछ बताया क्या? अवनी ने जवाब दिया, उसने कुछ साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन वो पहले की तरह चंचल नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत उदास है। विवेक ने ताना मारते हुए कहा, ये सारा तमाशा तुम्हारा ही शुरू किया हुआ है। अब इसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। मैंने अशोक से कहकर कल सुबह की भारत की फ्लाइट टिकट बुक करने को कह दिया है। वहां जाकर ही इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान होगा। तुम तैयार रहना। इतना कहकर उसने कार का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही मिनटों बाद अशोक का फोन आया। विवेक ने तुरंत फोन उठाया और रूखेपन से पूछा, हाँ बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए? अशोक ने झटपट कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। बात यह है कि कल सुबह की टिकट तो नहीं मिल पाई। अशोक की बात पूरी होने से पहले ही विवेक उस पर बरस पड़ा। विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कोई एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते? मेरी कही हुई बात का कोई मोल है या नहीं? ऐसा लगता है कि ये मुसीबत इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अशोक ने उसकी बात काटते हुए चिढ़कर कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो भाई। सुबह की टिकट नहीं मिली क्योंकि टिकट अभी से 2 घंटे बाद की मिली है। तुम्हें हर हाल में 2 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं यही बताने के लिए फोन कर रहा था। मैंने अवनी को इन्फॉर्म कर दिया था। उनकी मंजूरी मिलते ही मैंने टिकट कंफर्म कर दी। अब बिना देर किए निकलो। वो विवेक के जवाब का इंतजार करने लगा। विवेक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैडम ने हाँ कह दिया है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तुम आगे का काम संभालो। अगर मुमकिन हो तो तुम भी जल्दी एयरपोर्ट आ जाओ। ऑफिस की बाकी जिम्मेदारियों के बारे में हम रास्ते में बात कर लेंगे। ये सब इतनी अचानक हुआ है कि मैं कोई बैकअप प्लान नहीं बना पाया। अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है। अशोक ने आश्वस्त करते हुए कहा, अरे उसकी चिंता तुम मत करो। ये काम मेरे लिए नया नहीं है। भले ही मैं अपनी अलग कंपनी चलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी कंपनी पर भी मेरी पूरी नजर रहती है। मैं सब कुछ बखूबी संभाल लूंगा। तुम बिना किसी तनाव के वहां जाओ और इस मसले को हमेशा के लिए सुलझा कर आओ। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अवनी से शादी तो मैं ही करूंगा। अब बस तुम ही अकेले कुंवारे घूम रही हो। अशोक ने हंसते हुए कहा, बस करो भाई, तुम दोनों का जोड़ा ही काफी है।
पहले तुम लोग मिलकर ये तय कर लो कि उस बच्चे का भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। मेरे विवाह की चिंता बाद में करना। अब समय मत गवाओ और निकलो। फोन कटने और विवेक की कार के अवनी के आलीशान बंगले के अहाते में दाखिल होने का समय बिल्कुल एक था। विवेक ने कार को मुख्य दरवाजे पर ही रोका और तेजी से भीतर दाखिल हुआ। लिविंग रूम में कोई नहीं था। अवनी ऊपर अपने कमरे में सामान समेट रही थी। वो आदेश से पूछ रही थी, बेटा तुम्हें ये चाहिए या फिर ये रख लूं? आदेश ने आखिरकार झुंझलाते हुए कहा, मम्मी जो भी चाहिए हम वहां जाकर भी खरीद सकते हैं। अभी जो सामने है उसे रखिए और चलिए। उसी पल विवेक कमरे के भीतर आया। विवेक ने आदेश के करीब आकर पुचकारते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम तो कभी इस तरह नहीं चिल्लाते। आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्या बात है? आदेश ने विवेक की तरफ देखा और थोड़े बदले हुए लहजे में कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मम्मी बार बार एक ही बात पूछकर परेशान कर रही हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था कि भारत में सब कुछ मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि जो चाहिए वही ले लेंगे। अगर आपको ये चिल्लाना लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विवेक ने उसे गले से लगा लिया और अवनी की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखा तुमने, सिर्फ 2-3 दिन वो अपने पिता के साथ रहा और उसकी बोली पूरी तरह बदल गई। इसीलिए मैं तुमसे सब्र रखने को कह रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। आदेश ने भांप लिया कि वे दोनों उसी के पिता के बारे में बात कर रहे थे। उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उनके साथ बिताए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने तैर गए। वो धीरे से विवेक की बाहों से छूटा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर ऊपर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ चला गया। वहां पानी के किनारे बैठकर वो सोचने लगा कि कैसे वे दोनों यहाँ मस्ती किया करते थे। वो पूरी तरह अपने पिता की यादों में खोया हुआ था। उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे उसके पिता उसके ठीक सामने खड़े हैं। इसी मदहोशी में उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे गहरे पानी में जा गिरा। वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था और वो पानी के भीतर जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने लगा। नीचे कमरे में अवनी विवेक पर भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चे के सामने उसके पिता का जिक्र मत किया करो, पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं उसके मासूम दिल पर क्या गुजरी होगी, देखो कैसे चुपचाप चला गया। विवेक ने भी झल्ला कर कहा, तुम हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेती हो? क्या अब भी पूर्व पति के लिए प्यार उमड़ रहा है? अवनी ने एक लंबी और थकाऊ सांस छोड़ी। उसने बेबसी से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अब से सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा, फिर भी तुम बार बार वही पुरानी बातें कुरेदते रहते हो। मैं क्या करूं? विवेक उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसे अशोक की कही बात याद आई कि उन्हें 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। उसने बात बदलते हुए कहा, ठीक है अब बहस छोड़ो और जल्दी करो, हमें थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट निकलना है। अशोक ने तुम्हें बता ही दिया होगा। दोनों सामान उठाने में व्यस्त हो गए और इस आपाघापी में बच्चे का ख्याल दोनों के दिमाग से निकल गया। इधर रास्ते में विघ्नेश ने कुड़ते हुए कहा, यार क्या हम उस मामूली से लड़के का खेल खत्म करने इतनी दूर आए थे? अभिषेक का तो पता नहीं, उसका क्या किस्सा था और कैसे खत्म हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बारे में सोचने से बेहतर होता कि हम अपने देश में ही रहते। विष्णु ने उसे टोकते हुए डांटा, अरे तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें खुद अपने हाथों से उसका हिसाब बराबर करना है। अब यहाँ आकर ऐसी बातें करने का क्या मतलब है? हम आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और चलो। तभी अभिषेक ने बीच में टोकते हुए कहा, भाई अब मैं कुछ भी कहूँ, तुम लोग मुझसे लड़ने ही वाले हो। तुम लोगों की वजह से पहले ही मेरी और उसकी लड़ाई हो चुकी है। अब तो मुझे भारत लौटने में भी डर लग रहा है। क्या हमारा इतनी जल्दी जाना सच में जरूरी है? कम से कम 1 हफ्ता और रुक जाते। 1 हफ्ता ना सही, 2 दिन तो इस शहर को घूमकर एंजॉय कर सकते थे। अब वापस गए तो सीधा अपनी गृहस्थी के पिंजरे में बंद होना पड़ेगा। पुष्कर ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, ये कहो कि तुम्हें डर लग रहा है। तुमने यहाँ के पब में जो गुल खिलाए हैं उसकी खबर तुम्हारी वाली तक पहुंच चुकी है। अब तुम्हारा हाउस अरेस्ट होना बिल्कुल तय है। वैसे हमारी वाली को हम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम आजाद रहेंगे। लेकिन तुम जहां भी जाओगे मीरा तुम्हारे साथ साए की तरह रहेगी। यही तुम्हारा भाग्य है। विघ्नेश ने अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए उदास स्वर में कहा, तुम्हारी बात एक मायने में सही है भाई। सिर्फ मीरा ही नहीं, आशिका भी अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। अभी तो वो कहती है कि बच्ची छोटी है,
लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होगी, मैं जहां भी जाऊंगा उन दोनों को साथ ले जाना पड़ेगा। मुसीबत ये नहीं है, डर इस बात का है कि वो बच्ची को पूरी तरह मेरे हवाले कर देगी और खुद आराम से एंजॉय करेगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। विवेक अवनी को साथ लेकर तुरंत भारत जाना चाहता था ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा सके। उसने अशोक को फोन करके भारत की टिकट बुक करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ आदेश अपने पिता की यादों में डूबा हुआ था। उसका संतुलन बिगड़ा और वो स्विमिंग पूल के गहरे पानी में गिरकर तड़पने लगा। इधर विवान की बात को टालने का कोई रास्ता नहीं था। विघ्नेश, पुष्कर और अभिषेक मजबूरी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और रास्ते भर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। विष्णु उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और गाड़ी चला रहा था। तभी उसके फोन पर सीता का कॉल आया। विष्णु ने कॉल उठाया और पूछा, हम लोग एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, कुछ ही देर में भारत के लिए निकलेंगे। तुम अभी कहाँ हो? सीता ने जवाब दिया, मैं पापा को साथ लेकर अभी दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रही हूँ विष्णु। विष्णु ने बाकी दोस्तों से छुपाते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने बेहद प्यार से कहा, सीता, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। सच कहूं तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विष्णु अपनी पत्नी से दूर एक पल भी नहीं रहना चाहता था। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम वहां से निकल ही चुके हो, बस 2 घंटे की बात है, मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी। विष्णु ने तुरंत कहा, अच्छा, फोन जरा पापा को देना। विनायक जी ने फोन हाथ में लिया और घबराते हुए पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ हो? सीता ने बताया कि तुम लोग निकल चुके हो, सब ठीक तो है ना? विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है पापा, कोई परेशानी नहीं है। आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। तभी विघ्नेश के फोन पर विवान का कॉल आया। विवान ने फोन पर उन्हें बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। डांट सुनते ही गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई। उधर आदेश स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था और अचानक पानी में गिर गया था। अवनी ने सारा सामान समेट कर रख लिया था। तभी उसका ध्यान गया कि आदेश कमरे में नहीं है और वो उसे ढूंढने लगी। उसने पास खड़े विवेक से घबरा कर कहा, पता नहीं आदेश कहाँ चला गया है विवेक, जरा देख कर आओगे कि वो प्ले एरिया में है या नहीं। विवेक ने सामान रखते हुए कहा, मैं अभी वहीं से उसके कुछ खिलौने लेकर आ रहा हूँ, वो वहां नहीं है। वे दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। अवनी ने बिना समय गवाए सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीन पर देखना शुरू किया कि बच्चा कहाँ है। स्क्रीन पर आदेश को पानी में तैरते देख वो दोनों बुरी तरह डर गए। वो तुरंत लिफ्ट की तरफ भागे और पूल एरिया में पहुंचे। वहां आदेश मजे से पानी में तैर रहा था। शुरुआत में पानी में गिरते ही आदेश घबरा गया था और तड़पने लगा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को संभाला और अपने पिता के सिखाए तरीके से तैरने लगा था। अवनी ने राहत की सांस ली और किनारे आकर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। उसने डांटते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ अकेले पानी में क्यों आ गए? मैंने कहा था ना कि पानी खतरनाक है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आदेश ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मुझे तैरना आता है मम्मी, विवान ने मुझे ये पहले ही सिखा दिया था, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ अवनी की पकड़ से छुड़ाया और दोबारा पानी में कूदकर तैरने लगा। अवनी और विवेक ये देखकर दंग रह गई। आदेश को बचपन से पानी से डर था और उसे नहलाने में भी पसीने छूट जाते थे। जो बच्चा पानी में पैर डालने से डरता था, उसे मछली की तरह तैरते देखकर अवनी हैरान थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं मान गई कि तुम्हें तैरना आता है। अब हमें फ्लाइट से भारत जाना है, तो जल्दी बाहर आओ और तैयार हो जाओ। उसने आदेश को गोद में उठाया और वहां से ले गई। विवेक चुपचाप खड़ा आदेश की हर हरकत और उसके बात करने के अंदाज को देख रहा था। वो गुस्से में अवनी को घूरने लगा। आदेश में विवान की हूबहू झलक देखकर विवेक के भीतर का गुस्सा और बढ़ गया था। वो इसी सोच में डूबा रहा और फिर वे तीनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। विष्णु गाड़ी चलाकर आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां विवान मौजूद था। विवान ने आने वालों की तरफ देखा तक नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। विघ्नेश ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो इसे, खुद ही यहाँ बुलाया और अब बिना कुछ बोले सीधे जा रहा है। अभिषेक ने तेजी से विवान के पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा, वो ऐसा ही है, पहले से ही किसी बात पर चिढ़ा हुआ था, अब पता नहीं क्या हुआ। पुष्कर को अच्छी तरह समझ आ गया था कि विवान के दिमाग में कोई बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसे इस बात का दुख था
कि एक दोस्त होने के बाद भी वो विवान का ये दर्द बांट नहीं पा रहा था। विवान सीधे जाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पुष्कर ने मन ही मन डरते हुए सोचा, अब ये गाड़ी चलाएगा, अगर इसने गाड़ी चलाई तो जान बचना मुश्किल है। बाकी सब भी कार में बैठ गए। आगे की सीट खाली थी, इसलिए पुष्कर भगवान का नाम लेकर वहां बैठ गया। अगले ही पल कार किसी जेट विमान की रफ्तार से दौड़ने लगी। वहां रास्ता पूरी तरह खाली था, जिससे विमान को कार और तेज भगाने का मौका मिल गया। उसने गाड़ी को टॉप गियर में डाला। कार की रफ्तार देखकर सबने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। विघ्नेश ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, घर पर मेरी 2 बेटियां हैं, भगवान के लिए गाड़ी थोड़ी धीरे चला। सामने से कोई हवाई जहाज आ गया तो हम सब सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। विवान ने उसकी चिल्लाहट पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में गाड़ी चलाता रहा। आखिरकार कार निजी जेट के सामने जाकर रुकी। सभी लोग कार से उतरे और राहत की सांस लेते हुए जेट के आलीशान केबिन के भीतर चले गए। विमान सीधे कॉकपिट में गया और मुख्य पायलट से कहा, इस विमान को मैं उड़ाऊंगा, मेरे साथ बस एक अनुभवी को पायलट को भेज दीजिए। तभी कॉकपिट के बाहर कुछ गिरने की तेज आवाज हुई। विमान ने चौंक कर पीछे देखा। विघ्नेश, पुष्कर और अभिषेक तीनों सीधे विमान के पैरों में साष्टांग दंडवत लेटे हुए थे। विघ्नेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, तुम कार ही इतनी खतरनाक चलाते हो, अगर तुमने हवाई जहाज उड़ाया तो हमारा क्या होगा? अपनी बहन की शादी करना भी बाकी है और मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं। कार हादसे में हाथ पैर टूटते हैं, आसमान से गिरे तो सीधे यमराज के पास पहुंचेंगे। ये आइडिया छोड़ दो। उसके ठीक बगल में लेटे पुष्कर ने कहा, हाँ भाई, पहले तुम्हारे चक्कर में कई बार मार खाई है। तब मैं अकेला था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई है जो सालों से मेरा इंतजार कर रही थी। अब जाकर हमारी जोड़ी बनी है। पुष्कर ने हाथ जोड़कर आगे कहा, अपनी ड्राइविंग का हुनर सिर्फ जमीन पर दिखाओ भाई, आसमान में कयामत मत लाओ, वरना हमारा सीधा टिकट कट जाएगा। वहां खड़े पायलट और कैप्टन हैरान होकर उन तीनों को देख रहे थे। अब अभिषेक की बारी थी। उसने फर्श पर लेटे लेटे ही कहा, विवान, मेरी बात सुन, ये दोनों तो मरने के बाद सुकून से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन मैं जिसके पल्ले पड़ा हूं वो मेरी आत्मा को भी हवा में घसीट कर दोबारा मार डालेगी। अभिषेक ने खड़े होते हुए कहा, तुम लोग निकलो, मैं बाद में नॉर्मल फ्लाइट की टिकट बुक करके आराम से आ जाऊंगा। वो जेट से नीचे उतरने लगा। विघ्नेश और पुष्कर ने तुरंत झपटकर उसकी कॉलर पकड़ी और खींचकर वापस वहीं खड़ा कर दिया। विवान उनकी इस नौटंकी से तंग आ चुका था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम लोगों की समस्या क्या है? चुपचाप जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब किसी ने कोई नाटक किया तो मैं उड़ते जहाज से नीचे फेंक दूंगा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, फिर कोई तुम्हारी लाश भी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर सीधे सीधे अपनी भलाई चाहते हो तो ये बंद करो, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। वो तीनों बिना कोई और शब्द बोले चुपचाप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। विष्णु आंखें बंद किए सीता की यादों में खोया हुआ था। विघ्नेश ने विष्णु को देखते हुए चुटकी ली, अभी तो सपनों में गाने गा लो भाई, बहुत जल्द तुम ऊपर स्वर्ग में होंगे और सीता यहाँ जमीन पर अकेले गाना गाएगी। तुम्हें एडवांस में बधाई। विष्णु ने चिढ़कर उसके सिर पर एक चपत लगाई और कहा, तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती क्या? हमेशा अपशकुन ही बोलते रहते हो। रुक जाओ, भारत पहुंचते ही आर्यन को बोलकर तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाता हूँ। विघ्नेश घबराने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा। विष्णु उसे अचरज से देखने लगा और मन ही मन ये सोचने लगा कि ये सच में पागल हो गया है या जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। विष्णु उसे अचरज से देखने लगा और मन ही मन ये सोचने लगा कि ये सच में पागल हो गया है या जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। विघ्नेश को लगातार हंसते देख विष्णु ने उसे अजीब प्राणी की तरह घूरते हुए पूछा, क्या तू सच में पागल हो गया है? बेवजह की बातें कर रहा है और पागलों की तरह हंसे जा रहा है। विघ्नेश फिर भी हंसता रहा। उसने हंसते हुए बीच में कहा, अरे भाई, हम पहले सही सलामत मुंबई लैंड करेंगे, तभी तो तू मेरे बारे में अपने बेटे को बताएगा ना। पर अभी फ्लाइट कौन उड़ाने वाला है पता है? अगर उसने उड़ाया तो हम जिंदा घर पहुंचेंगे भी या नहीं, राम जाने। विष्णु ने चिढ़कर कहा, पूरी बात साफ साफ बोलना, ऐसे आधा बोलकर हंस क्यों रहा है? जो बोलना है खुलकर बोल। विघ्नेश ने कहा,
तेरा प्यारा भाई विवान ही अभी फ्लाइट उड़ाने की बात कर रहा है। उसने गुस्से में कार ऐसे चलाई, वो तो हमने देख ही लिया। अब फ्लाइट उड़ाएगा तो क्या होगा, खुद ही सोच लो मिस्टर समीर। ये सुनते ही विष्णु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने झटके से पूछा, क्या तू सच कह रहा है? विघ्नेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुझे अब भी शक है क्या? विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, इस मनूस खबर को सुनाते वक्त भी तू कैसे हंस सकता है भाई? मैं पहले जाकर उससे बात करता हूं। इतना कहकर वो तुरंत कॉकपिट की तरफ बढ़ा। विघ्नेश ने पीछे से जोर से हंसते हुए कहा, सोचा आखिरी बार अच्छे से हंस लूं। पुष्कर और अभिषेक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। विष्णु जब वहां पहुंचा तो विमान पायलटों से बात कर रहा था। विष्णु ने बिना कुछ बोले विमान का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर बाहर लाया और सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट बांध दी। फिर उसने विघ्नेश की तरफ देखकर कहा, अपनी ये नौटंकी बंद करो और कैप्टन को बोलो कि फ्लाइट उड़ाएं। विघ्नेश को तो बस मौका चाहिए था। वो तुरंत भागा और कैप्टन को सब समझा दिया। आखिरकार पूरा ग्रुप भारत के लिए रवाना हो गया। अवनी और विवेक जैसे ही विमान के आलीशान बंगले के अहाते में पहुंचे तो सामने फूलों से सजा एक बड़ा सा वेलकम बोर्ड था। उस पर लिखा था, तान्या वेड्स विवेक। इसे देखकर अवनी सन्न रह गई। उस बोर्ड को फूलों से कोई और नहीं बल्कि खुद विवान सजा रहा था। अवनी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। अपने नाम को किसी और के नाम से जुड़ा देखना उसके दिल को बुरी तरह चुभ रहा था। उसने सोचा कि वो ये सब छोड़कर आदेश को ले और किसी अनजान जगह चली जाए। आदेश इन सब बातों से बेखबर बस अपने विवान को एकटक देखे जा रहा था। विवान अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसने कार के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। वहां रास्ते में इतने सारे बड़े कार्टन बॉक्स रखे थे कि कार अंदर नहीं जा पा रही थी। ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया, तब जाकर विवान का ध्यान कार की तरफ गया। कार के शीशे काले थे, इसलिए अंदर कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा था। विवान ने लाल गुलाबों से नाम को सजाकर अपना काम पूरा किया। अवनी का नाम सजाते हुए वो अंदर से खुश था, लेकिन उसने अवनी के फैसले का सम्मान करते हुए खुद को दूर कर लिया था। वहां मौजूद स्टाफ ने तुरंत कार्टन के डिब्बे हटाए और अवनी की कार अंदर आ गई। अवनी उसे बेहद भावुक नजरों से देख रही थी, जबकि विवेक की आंखों में विवान के लिए गुस्सा था। जैसे ही कार रुकी, घर की औरतें आरती की थाली लेकर बाहर आ गई। अवनी अपने आंसू पोंछकर नीचे उतरने ही वाली थी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। विवेक ने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम ऐसे रोते हुए बाहर जाओगी तो सब मुझे ही विलन समझेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस वक्त रो क्यों रही हो। अवनी ने बेबसी से उसे देखा, पर विवेक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, नीचे देखकर उतरो, मैं आदेश को लेकर आता हूँ। विवेक ने जैसे ही आदेश को गोद में उठाना चाहा, आदेश ने मना कर दिया। आदेश ने दो टूक शब्दों में कहा, आई कैन वॉक। उसने दोनों को खुद से दूर कर दिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। अवनी कार से उतरी तो रंजीत ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अवनी ने उनसे शिकायत के लहजे में कहा, मुझे गए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और आते ही ये सब तमाशा शुरू हो गया। रंजीत ने भावुक होकर कहा, आई मिस यू बच्चा। तभी पास खड़ी मीरा ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब आप बड़ी बेटी को मिस नहीं करते, छोटी बेटी ही हमेशा आपके लिए खास है। उसने भी आगे बढ़कर अवनी को गले लगाया। मीरा ने अवनी से अलग होकर कहा, बधाई हो सिस्टर, आखिरकार तुम्हारी शादी हो रही है। फिर उसने विवेक से हाथ मिलाकर कहा, बधाई हो जीजा जी, मैं आपकी साली हूं। तभी आशिका ने विवेक से कहा, रिश्ते में मैं आपकी बहन लगूंगी, मैं विवान की बहन हूं। फिर उसने आदेश को गोद में उठा लिया और चूमते हुए कहा, अरे मेरा छोटा प्यारा भतीजा, कैसा है मेरा बच्चा? आदेश ने संक्षिप्त जवाब दिया, आई एम गुड। वो तुरंत उसकी गोद से नीचे उतर गया। मीरा उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी हूँ, मेरा नाम मीरा है। आदेश ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी। आशिका और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ही मन सोच रहे थे, ये बच्चा तो बिल्कुल विवान की जेरोक्स कॉपी है, इसे हंसना आता भी है या नहीं? बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। अवनी तुरंत दौड़कर राजेश्वरी जी के गले लग गई और रोते हुए धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी? क्या आप मेरी मजबूरी नहीं समझती? राजेश्वरी जी ने उसे संभालते हुए कहा, अरे अरे, अब ये रोना धोना क्यों?
देखो मेरे हाथ में क्या है। मैं तुम लोगों की आरती उतारने की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो मुझे भावनाओं में ही बहा दोगे। पहले सीधे खड़ी हो जाओ। उन्होंने तीनों की आरती उतारी। आरती के आखिरी चक्र के दौरान विवान भी वहां पहुंच गया। राजेश्वरी जी ने सबसे पहले अपने बेटे के माथे पर तिलक लगाया और कोई बहाना बनाकर उसे अंदर भेज दिया। फिर वही कुमकुम अवनी के माथे पर भी लगा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब ठीक होगा। इसके बाद वो आदेश को तिलक लगाने वाली थी, लेकिन आदेश इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत दौड़कर गया और विवान से लिपट गया। विवान ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। आदेश ने विवान से कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप भी तो यहीं आए हैं ना, तो हम सब एक ही फ्लाइट से आ सकते थे। विवान ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं अपने प्राइवेट जेट से आया हूं ताकि यहां आकर सारे इंतजाम देख सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। विवान इतने प्यार से बात कर रहा था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। आशिका और मीरा हैरान थी। रंजीत जी और राजेश्वरी जी भी विवान का ये रूप देखकर दंग थे। वहां खड़े नौकरों में से एक को तो चक्कर ही आ गया। जो विवान हर बात पर बंदूक उठा लेता था, वो इतना भावुक भी हो सकता है, ये उनके लिए अविश्वसनीय था। विवेक भी ये सब चुपचाप देख रहा था। विवान ने इससे पहले आशिका की बेटी अनन्या के साथ भी कभी ऐसा लगाव नहीं दिखाया था। सबको धीरे धीरे समझ आ रहा था कि विवान को सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन सवाल ये था कि अगर वो सच जानता था तो इस शादी की तैयारियां खुद आगे बढ़कर क्यों कर रहा था। विवान के दिमाग में क्या था कोई नहीं समझ पा रहा था। आदेश ने विवान से कहा, क्या आप मुझे अपना कमरा दिखाएंगे? जब आप वहां आए थे तो मैंने अपना कमरा और घर आपको दिखाया था ना, वैसे ही यहाँ आप मुझे अपना कमरा और खासकर अपना ऑफिस दिखाओगे, ठीक है? विवान अपने बेटे की बात कैसे टाल सकता था। उसने अवनी की तरफ देखा तक नहीं और आदेश को गोद में उठाकर सीधे अंदर चला गया। घर के अंदर आते ही आदेश ने कहा, वाओ, इंटीरियर डिजाइन बहुत खूबसूरत है, इट्स अमेजिंग। विवान ने उसके सिर पर चूमा। वो दुनिया में चाहे जितना कमा ले, लेकिन अपने बेटे की तारीफ उसके लिए सबसे बड़ा खजाना थी। विवान ने मुस्कुरा कर कहा, अभी से इतना हैरान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल कमरा तैयार किया है। मेरे जल्दी आने की एक वजह ये भी थी, उसे देखकर बताना कि कैसा लगा। आदेश ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा और विवान ने अपनी भौहें उठाकर पूछा कि क्या बात है। आदेश ने विवान की तरफ भावुक होकर देखा और पूछा, आप मुझे बेटा कहकर क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्या आप मुझे भूल गए हैं? विवान ने उसे चूमा और अवनी को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, बस कुछ वजहों से मैंने सोचा था कि उस नाम से नहीं बुलाऊंगा। तभी विवान ने एक बात पर गौर किया। अवनी के चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी, वो खोई खोई सी लग रही थी। अवनी को उस हालत में देखकर विवान ने मन ही मन सोचा, तू ऐसी क्यों दिख रही है? क्या दिक्कत है तुझे? जब मैंने सब कुछ तेरी मर्जी पर छोड़ दिया है तो तुझे और क्या चाहिए? तेरी खुशी के लिए ही तो मैंने अपनी खुशियां उसके हाथों में सौंप दी। ये सोचकर उसने विवेक की तरफ देखा। विवेक भी अंदर ही अंदर दोषी महसूस कर रहा था। उसने जज्बात में आकर रंजीत जी से कहा था कि अगर शादी की तैयारी होगी तभी वो यहाँ आएगा, और रंजीत ने उसकी बात मानकर सब इंतजाम ठीक से कर दिया था। लेकिन अब विवेक उन तैयारियों को देखकर खुश नहीं हो पा रहा था। उसका ये पछतावा सिर्फ तब तक था जब तक उसने वहां बने मोटर रूम को नहीं देखा था। वो अवनी के पास गया और उसने पूछा, क्या इसी कमरे में उसने तुम्हें रखा था? अवनी की आंखें भी उस कमरे की तरफ टिक गईं। विवेक का मन एक बार फिर जिद्दी हो गया और उसने दृढ़ता से सोचा, इस विवान को ये अवनी कभी नहीं सौंपनी चाहिए। विवेक और अवनी को उस कमरे में देखते हुए देखकर विवान ने भांप लिया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट में विवान ने खुद से कहा, इतने दिनों तक मैं जैसा भी था, लेकिन अगर आज भी वैसा ही रहूंगा तो उनका ऐसा सोचना जायज है। पर जो लोग पुरानी गलतियों को माफ नहीं करना चाहते, उन्हें बदला नहीं जा सकता। उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना बेहतर है। आदेश ने विवान का हाथ खींचते हुए पूछा, आप क्या सोच रहे हैं?
मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? विवान उसकी तरफ मुड़ा और उसने गंभीर होकर पूछा, तुम मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहे? विवेक से क्यों नहीं बोल रहे? मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना कि ये गलत बात है। विवान की बात सुनकर आदेश ने अपना सिर झुका लिया। विवान ने उसे समझाते हुए आगे कहा, उन्होंने तुम्हें बचपन से अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है बेटा। मैं तो कल आया हूं, लेकिन आगे की पूरी जिंदगी वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जब ऐसा है तो। विवान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आदेश ने उसे बीच में ही टोक दिया। आदेश ने गुस्से में कहा, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। मम्मी को पता था ना कि मेरे डैडी जिंदा है। मैंने भले ही कितना भी तंग किया हो, उन्हें मुझे समझाना चाहिए था, ना कि मेरे विवेक डैडी कहने को स्वीकार करना चाहिए था। मुझे बस इसी बात का गुस्सा है और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से मैं समझ गया कि आप भी मेरा ख्याल नहीं रखने वाले, सो मैं अपनी लाइफ खुद संभाल लूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदेश की बात सुनकर विवान को अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। लिफ्ट का दरवाजा खुला और विवान ने आदेश को गोद में उठाकर बाहर खड़ा किया। उसके कपड़े ठीक करते हुए विवान ने कहा, यहाँ देखो बेटा, तुम अभी बच्चे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब जो चाहे फैसला कर लेना। फिलहाल तुम्हें अपनी मम्मी के साथ ही रहना होगा। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मम्मी तुम्हें मेरे पास कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं दूर से तुम पर नजर रखूंगा। मुझे पता है कि मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि तुम दोनों मेरी दो आंखों की तरह हो, मेरी लाइफ के सबसे कीमती तोहफे हो। इसमें बस एक ही पेच है कि वो पगली एक दूसरे पागल से शादी करने जा रही है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, दूर से देखने के लिए उसका हस्बैंड। ये कहते कहते विवान का गला भर आया और आवाज रुक गई। आदेश ने तुरंत विवान को गले लगा लिया और उसके माथे पर चूमते हुए उसका मूड बदलने के लिए कहा, आपने कहा था ना कि मेरे लिए कुछ स्पेशल तैयार किया है, मुझे वो दिखाइए। विवान ने उसे हैरानी से देखा। इस पल में वो बच्चा जैसे विवान की माँ बन गया था। विवान मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। कम लेट वी गो। वो आदेश को उसके कमरे की तरफ ले गया। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर विवान ने अपनी उस बंदर सेना के मुखिया को मिस्ड कॉल दी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही गुब्बारे फूटने लगे, रंग बिरंगे कागज के टुकड़े उस पर गिरने लगे और एक तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। आदेश ये सब देखकर दंग रह गया। पीछे से आ रही उसकी माँ अवनी भी ये नजारा देखकर भावुक हो गई। दीवार पर बड़ी एलईडी लाइटों से लिखा था, वेलकम होम आदेश बेटा। उस पूरे कमरे में उसकी पसंद के खिलौने, कारें, बाइक्स और बहुत सारे गेम्स सजे हुए थे। तभी लावण्या वहां आई और आदेश से बोली, हाय बेटा। आदेश उसे नहीं पहचानता था, इसलिए उसने विवान की तरफ देखा। विवान कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर वहां खड़ी अवनी पर पड़ी और उसे तुरंत एक शरारत सूझी। विवान ने लावण्या को कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचा और आदेश से कहा, ये विघ्नेश अंकल की बहन है और रिश्ते में मेरी मंगेतर जैसी है। कैसी है हमारी जोड़ी? विवान की बात सुनकर आदेश उसे गुस्से से घूरने लगा और दूसरी तरफ से अवनी भी विवान को तीखी नजरों से घूर रही थी। एक तरफ माँ का गुस्सा और दूसरी तरफ बेटे का। लेकिन जब अवनी की नजर हटी तो विवान ने चुपके से आदेश को देखकर आंख मार दी, जिससे आदेश समझ गया कि विवान बस मजाक कर रहा है। आदेश ने जानबूझकर अवनी को चिढ़ाने के लिए पूछा, तो फिर मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं? विवान ने सीधे अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें इन्हें छोटी माँ कहना चाहिए। ओके ना बेटा, एक बार छोटी माँ कहकर बुलाओ तो जरा। अवनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और आदेश का हाथ पकड़कर बोली, बेटा चलो फ्रेश हो जाते हैं। उसने आदेश को वो शब्द बोलने से रोक दिया और विवान ने चुपके से अपने होठों में मुस्कान दबा ली। विवान अच्छी तरह जानता था कि अवनी उसे पसंद करती है। अवनी का वो एक किस उन सभी जज्बातों को बयां कर रहा था जो उसने कभी शब्दों में नहीं कहे थे। भले ही वो किसी वजह से दूर भाग रही थी, लेकिन विवान की इस बात ने उसे पूरी तरह भड़का दिया था। आदेश ने अपनी माँ से सामान्य लहजे में पूछा, मम्मी ये कमरा विवान ने मेरे लिए तैयार किया है, तो मैं यहीं रुकूंगा। आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसकी आवाज में एक छिपी हुई चेतावनी थी, जिससे अवनी भी सोच में पड़ गई कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है।
अवनी से बात करने के बाद आदेश अनन्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनन्या ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया, जिसे देखकर आर्यन हंस पड़ा। आदेश को जलन हुई और उसने गुस्से में अनन्या को चिकटी काट ली, जिसे वो रोने लगी और वो वहां से भाग गया। ये देखकर विघ्नेश हैरान रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आने वाले इस वाक्य से आर्यन बुरी तरह भड़क गया और चिल्लाया, क्या इसमें थोड़ी भी अकल है? एक छोटी बच्ची को बिना सोचे समझे रुलाकर चला गया। उसने आदेश को कोसते हुए बच्ची को चुप कराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, देखो तुम्हारा आर्यन यही है। आदेश जो वहां से जा रहा था ये सुनकर वापस आया और उसने अनन्या को दोबारा चिकटी काट ली और भाग गया। ये देखकर विवान ने टोका, आदेश ये बिल्कुल ठीक नहीं है, वो छोटी बच्ची है ना, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आदेश ने अपने पिता की कार्बन कॉपी की तरह जवाब दिया, वो मेरे साथ खेलने के बजाय उसके साथ मजे से खेल रही थी, वो इतनी खुश कैसे रह सकती है? उसका जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। विघ्नेश ने गुस्से में विवान की तरफ देखा, लेकिन विवान अपने बेटे के इस अंदाज को देखकर मुस्कुरा रहा था।